गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के गद्य में चैप्टर 6 स्पीत में बारिश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, स्पीत में बारिश के लेखक हैं कृष्णनाथ जी। तो हम सर्वप्रथम कृष्णनाथ जी के जीवन परिचय का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, कृष्णनाथ का जन्म सन 1934 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कृष्णनाथ जी के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और एमए करने के बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया था। कृष्णनाथ जी अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इन्होंने काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका मैनकाइंड का कई वर्षों तक संपादन किया और कल्पना नामक पत्रिका के संपादक मंडल में भी ये कई वर्ष तक रहे। इनकी जो रचना है वह है लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, अरुणाचल यात्रा। ये था कृष्णनाथ जी का जीवन परिचय। अब ये जो स्पीत में बारिश है, इस पाठ के बारे में हम देख लें। देखिए, स्पीत में बारिश नामक पाठ जो है यह एक यात्रा वृतांत है। इसमें स्पीत एक स्थान है जो हिमाचल के मध्य में स्थित है और स्पीति जो है वह अपनी भौगोलिक व प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीत की जनसंख्या, वहाँ की ऋतु, वहाँ उत्पन्न की जाने वाली फसलें, स्पीत की जलवायु और स्पीत के भूगोल का वर्णन किया है तथा इस स्थान पर रहने वाले लोगों के जीवन जो कठिनाई से भरे हैं या कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। तो आइए अब हम इस पाठ को देख लेते हैं। स्पीत में बारिश, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, स्पीत हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। यानी स्पीति जो है वह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। स्पीति, इसका मतलब स्पीति जो है वो एक तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। लाहौल और स्पीति का लेखक कह रहा है कि यह संयोग, कि लाहौल भी एक स्थान है और स्पीति भी एक स्थान है, यह एक आकस्मिक संयोग है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। यानी ये लाहौल स्पीति एक साथ कहा तो जाता है, लेकिन दोनों में बहुत समानता नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। इनका जो वर्णन है, ये स्पीत और लाहौल का जो स्थान है वह ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी इसका वर्णन बहुत कम मिलता है। अलंघ भूगोल यहाँ इतिहास का बड़ा कारक है। भूगोल अलंघ है, अर्थात यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता। अर्थात जो भौगोलिक स्थिति के कारण स्पीत का जो स्थान है वहाँ हम बड़ी आसानी से नहीं जा सकते हैं, इसलिए भी स्पीति का वर्णन इतिहास में नहीं मिलता है। यह भी एक सबसे बड़ा कारण रहा है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है। लेखक कह रहा है कि यद्यपि अब संचार की व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम लाहौल और स्पीति का योग देखते हैं तो उसका भी संपर्क अगर आज हो सकता है तो वह केवल वायरलेस सेट के द्वारा ही होता है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। यानी केलंग और काजा के बीच वायरलेस सेट के माध्यम से इसका संपर्क होता है और यह उनके बीच खटकता रहता है का मतलब है कि वो खड़कता रहता है, मतलब उसको लेकर के जो काजा हैं और जो केलंग है, केलंग के बादशाह जो हैं वो बहुत निश्चिंत नहीं रहते हैं, क्योंकि फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। तो चूंकि जो केलंग के राजा हैं उन्होंने जो स्पीति की देखभाल करने के लिए काजा के सूबेदार की जो नियुक्ति की है, और तो उसके बारे में केलंग के जो राजा हैं वह भयभीत रहते हैं, या उनके मन में यह डर बना रहता है कि कहीं वह सूबेदार जो है वह मेरी अवज्ञा
का यानी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, अर्थात मेरी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। लेकिन जो केलंग के बादशाह हैं वह केवल काजा के सूबेदार के पास अपना संदेश ही वायरलेस के द्वारा भेज सकते हैं, वे वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए वे मजबूर भी हैं। बसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, यानी जब बसंत का ऋतु का मतलब है कि ना बहुत ठंडी हो और ना बहुत गर्मी हो, ऐसी स्थिति में भी वहाँ 170 मील की यात्रा करना कठिन होता है, जो कि शीतकाल में तो प्रायः असंभव सा ही है, अर्थात शीतकाल में तो हम उस यात्रा को कर ही नहीं सकते हैं। प्राचीन काल में शायद स्फीत भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। लेखक कहता है कि प्राचीन काल में स्फीति जो है वह भारतीय साम्राज्य का एक अंग थी। अनाम अंग मतलब जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन वह भारतीय साम्राज्य का एक अंग थी। जब ये साम्राज्य टूटे तो वह स्वतंत्र रही, और जब इस तरह से साम्राज्यवाद टूटा तो स्फीति जो थी वह स्वतंत्र हो गई। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुसहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, और इस तरह से समय के अनुसार वह स्फीति जो है कभी लद्दाख मंडल में उसकी गणना की जाती थी, कभी कश्मीर मंडल में, कभी बुसहर मंडल में और कभी कुल्लू मंडल में वह गिनी जाती थी। कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, और वह ब्रिटिश भारत के यानी ब्रिटिश भारत का मतलब जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ शासन करती थी, अर्थात अंग्रेज़ों का शासन जब हमारे यहाँ था, तब से स्फीति जो है वह हमारे यहाँ थी, अर्थात हमारे साम्राज्य का अंग थी। तब भी वह स्वतंत्र ही रही थी, अर्थात अंग्रेज़ों के समय में भी वह स्वतंत्र ही थी, अर्थात उसकी जो सत्ता थी वह स्वतंत्र थी। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है, और इसकी स्वतंत्रता का एकमात्र कारण है भूगोल, अर्थात भौगोलिक परिस्थितियों ने ही उसे स्वतंत्र बनाया है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है, अर्थात स्फीति की सुरक्षा भी भूगोल ही करता है, और भूगोल ही अर्थात भौगोलिक परिस्थितियां ही उसका विनाश भी करती हैं। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था, और कभी कभी जब केलंग के बादशाह का कोई हरकारा का मतलब है कि कोई राज्य कर्मचारी स्फीति की स्थिति को देखने के लिए, वहाँ के लोगों के दुख दर्द को जानने के लिए आता था, तो उसके आने जाने में ही वो बसंत का जो समय होता था वह व्यतीत हो जाता था। बसंत का अल्प समय का मतलब है कि जो 3-4 महीने का वसंत ऋतु होती है वह पूरी वसंत ऋतु ही बीत हो जाती थी उसके मात्र आने जाने में भी। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्फीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। ये लेखक जो है वो तुपचिलिंग गोनपा में बैठा था, यानी पहुंचा था, और उसने देखा कि जब कोई जोरावर सिंह जैसा कर्मचारी भी आता था तो स्फीति अपने पुराने तरीके के साथ ही उसका व्यवहार करता था उसके साथ। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदसकर आंख बंद कर चांगमा का ताना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए, क्योंकि कह रहा है कि वहाँ पहाड़ों को तोड़ने के लिए जब डायनामाइट का विस्फोट किया जाता है, अर्थात डायनामाइट दागे जाते हैं, तो लाहुली जो है वो हदस कर डर के मारे आंख बंद करके और वहाँ चांगमा का तना पकड़कर, एक वृक्ष है चांगमा, उसके तने को पकड़ करके बैठ जाया करते थे किसी वृक्ष के, अथवा एक दूसरे को पकड़कर वे डर के मारे सिमट जाया करते थे, बैठ जाते थे। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आँख खोल कर उठे, और जब वह धमाका समाप्त होता था तो अपनी आंखें खोलकर डरते हुए वे उठ खड़े होते थे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्फीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। अब जब जोरावर सिंह ने एक बार जोरावर सिंह ने स्फीति पर आक्रमण भी किया था, तो यहाँ लेखक कह रहा है कि जब जोरावर सिंह ने स्फीति पर आक्रमण किया तो जो स्फीति के निवासी थे वो अपना घर द्वार छोड़कर भाग गए। उसने स्फीति को और वहाँ के बिहारों को लूटा। तो जोरावर सिंह जो था यह चूँकि एक लुटेरा था, और उसने स्फीति के में जो स्थित बिहार थे उसने खूब लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्फीति की सुरक्षा की पद्धति है। अप्रतिकार करना यानी जो कोई इस तरह का लुटेरा या बदमाश आता है तो स्फीति के लोग वहाँ उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, बल्कि वे वहाँ को अपने घर द्वार को छोड़कर भाग जाते हैं। शायद ये स्फीति को सुरक्षित रखने की
शायद यही पद्धति है वहाँ के लोगों की। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है, क्योंकि मैंने बताया कि लाहौल और स्पीति 2 क्षेत्र हैं, तो स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी अधिक कम है, क्योंकि 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो स्पीति का क्षेत्र है, स्पीति का और लाहौल का दोनों की जनसंख्या जो है वह 1901 की गणना के अनुसार 3231, 1971 की जनगणना के अनुसार 7196, और वहाँ का जो पूरा क्षेत्रफल है वह 1971 के अनुसार जो लाहौल के साथ जोड़ करके लेखक को मिला था वो कह रहा है कि 12,015 वर्ग किलोमीटर था। अर्थात लाहौल और स्पीति का जो क्षेत्रफल है, जो धरातलीय क्षेत्रफल है, वो 12,015 वर्ग किलोमीटर था। स्पीति का कोई अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया था, दोनों को मिला के दिया गया था। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। लेकिन लेखक कह रहा है कि जो गजेटियर यानी ऑक्सफोर्ड एक इंपीरियल गजेटियर है, पत्र है, उसमें जो इसका वर्णन किया गया था वह 1908 खंड 23 के अनुसार इसका क्षेत्रफल जो है वह 2,155 वर्ग मील था। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, यानी 1 वर्ग मील में 4 लोगों से भी कम लोग निवास कर रहे हैं। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी, और 1901 में जो आज 1971 में, आज का मतलब 1971 में यह जो 4 लोग प्रति वर्ग मील रहते हैं, जो कि 1901 में 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला, यानी लाहौल और स्पीति जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ से जाने लगी तो उसने ब्रिटिश का जो साम्राज्य, जो शासन भारत को सौंपा, वो ज्यों का त्यों था, अर्थात उसमें अंग्रेज सरकार के समय भी कोई परिवर्तन नहीं आया था। अंग्रेज़ों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था, अर्थात अंग्रेज़ों ने स्पीति को 1846 ईस्वी में गुलाब सिंह से प्राप्त किया था, और अंग्रेज़ इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए, अर्थात 1846 में ही इन पर जो है वो सरकारों का शासन चलने लगा। अधीनता का मतलब किसी न किसी के शासन में ये रहे। पहले सुपरिंटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक किए गए। पहले तो इनमें एक सुपरिंटेंडेंट होता था, वो यहाँ का शासन भार देखता था, और फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले के में शरीक हुए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन नोनो द्वारा चलाया जाता था। देखिए, नोनो जो है वह एक वहाँ का स्थानीय शासक होता था, उसके द्वारा पहले स्पीति का शासन चलाया जाता था, उसके द्वारा शासन किया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में यह नोनो कार्य करता रहा, और ब्रिटिश काल में भी कुल्लू के जो असिस्टेंट कमिश्नर होते थे उनके अधीन यह नोनो कार्य करता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, और नोनो जो था उसे द्वितीय मजिस्ट्रेट के बराबर पावर दी गई थी। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। लेकिन फिर भी चूँकि नोनो जब मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं हुई थी तो उसके पहले वो शासक ही था, और मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त होने के बाद भी वहाँ के स्पीति के लोग जो थे उसको अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे। अगर राजा नहीं था तो जो दमयंती थी उसको वे अपनी रानी मानते थे। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम पुनः इसके अगले भागों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें जिससे आपके मित्र भी इससे लाभ ले सकें। बेल आइकन दबा दें जिससे आपके सिलेबस से संबंधित नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू।